भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ हो रहा है उसका कितना असर हमारे भारत भूमि पर पड़ने वाला है। भारत इस समय तीन तरफ से वैसे ही चीन से जूझ रहा है। पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक वो सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। फिर आप चारों तरफ से चाइना से जुड़े। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। देश की बात हरिकेश के साथ ये विशेष प्रोग्राम सीरीज में चलेगा आपके सामने। पहला पार्ट आप कल देख चुके होंगे। अब मैं उसके आगे की बात ले चल रहा हूं। श्रीलंका के विषय में जितनी मैंने विस्तार से चर्चा की, अब थोड़ी सी चर्चा पहले भारत पर आता हूं। भारत की चर्चा इसलिए क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ हो रहा है उसका कितना असर हमारे भारत भूमि पर पड़ने वाला है, या हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस समय, जो परिस्थितियां हैं, या जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम किस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं, या हमारे जो रास्ते हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। भारत का इस समय विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन का है। इसको ऐसे समझिएगा कि 1991 में आपको याद होगा कि सिर्फ हमारे पास 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार था। किसी भी देश की ऋण होती है विदेशी मुद्रा भंडारण। रीजन क्या है कि जब आप कोई चीज आयात करते हैं, जब आपके यहां कोई चीज आती है, कोई चीज आप मंगाते हैं, तो आप इन्हीं आधारों पर किसी से कोई चीज मंगाने की स्थिति में होते हैं। सेम चीज अगर आप ध्यान दें तो श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। कोई विदेशी मुद्रा भंडारण इस समय श्रीलंका के पास है नहीं, और ऐसी स्थिति में उसको सिर्फ दूसरे देशों की ओर बाट जोहनी पड़ रही है कि कैसे भी किसी भी तरह से उसको सहायता मिल सके। मैंने कहा था कि इसके बाद मैं ले चलूंगा अफगानिस्तान के बारे में ले चलूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और लाइन दे देता हूं मैं आपको। उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। 1991 के समय की बात कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण, एक नए टर्म की जो एस्टेब्लिशमेंट था वो भारत में किया, और आर्थिक उदारीकरण ने भारत के बहुत सारे रास्ते खोले। उसी समय वैश्विक क्रंच भी आया हुआ था। इसलिए भी जरूरी है यह जानना क्योंकि जब वैश्विक क्रंच आता है तो आपके पास इकोनॉमी और आर्थिक स्थिति की जो कंडीशंस होती हैं उस समय की, वो सारी की सारी ध्वस्त हो रही होती हैं। रोजगार की समस्या खड़ी हो रही होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की समस्या खड़ी हो रही होती है। तो इन सब से निपटने के लिए बाहर से पैसे आने की जरूरत पड़ती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ भी जो कर रहे होते हैं, अगर वो सही दिशा नहीं पकड़े तो फिर नुकसान उठाना पड़ता है। मनमोहन सिंह, वो जो 10 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे, आर्थिकी की विषय के पुरोधा, बड़े जानकार, फिर भी उनके साथ बहुत सारे लोग, अमर्त्य सेन जैसे लोग जुड़े रहे। रघुराम राजन का नाम आप जानते होंगे। ये सारे नाम जो आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए और तमाम उनसे निकलने वाली समस्याओं को, उनका हल निकालने के लिए जाने जाते हैं, ये सब जुड़े रहते थे। आज की स्थिति देश की उससे एकदम उलट है। आपके वित्त मंत्री का नाम आप जानते हैं, वित्त मंत्री की क्षमता वो भी आप जानते हैं। जो हमारे यहां सबसे अच्छे वित्त मंत्री इस सरकार के लिए थे वो थे अरुण जेटली। अब वो नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में भारत को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है यह भी जानना बेहद जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल हमारे यहां अर्थव्यवस्था है, मल्टी लेयर अर्थव्यवस्था है। इसीलिए शायद हम उस खतरे से अभी दो चार नहीं हो रहे हैं जिससे श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने से और बचने से पहले हमें बेहद जरूरी है कि हम किस दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। मैं थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं फिर से, क्योंकि आपको याद होगा ईस्टर का दिन, जिस दिन बहुत बड़ा हमला हुआ था और विदेशी पर्यटक मारे गए थे। बहुत सारे जो विदेशी पर्यटन के लिए आए हुए लोग थे उनमें डर और भय फैल गया था। वही दिन था जब श्रीलंका के लिए पर्यटकों की आवागमन की स्थिति कमजोर पड़ने लगी थी और पर्यटन गिरने लगा था। उसके बाद कृषि में जो हालात हुए वो सब हमारे सामने है। कैसे कृषि की व्यवस्था को बिगाड़ पैदा हुआ, किस तरीके से कृषि व्यवस्था बिगड़ी और कैसे वो ध्वस्त हो गई, ये भी हम सब जानते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि श्रीलंका अपनी महंगाई बढ़ती दरों को रोकने के लिए, उन परिस्थितियों से बचने के लिए टैक्सेशन की व्यवस्था कम करता है। टैक्स जैसे ही कम करता है तुरंत
सरकार के पास जो राजस्व इकट्ठा हो रहा होता है वो कम होने लगता है। एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, दूसरी तरफ टैक्सेशन का कम होना, तीसरी तरफ राजस्व की कमी, ये सब कुछ मिला करके एक तरीके से श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई और पिछले 4-5 सालों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और आज हालात या जिस स्थिति से देश रूबरू है या जिस तरीके से देश लड़ रहा है वो हम सब जानते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। महंगाई और भ्रष्टाचार उसके लिए दूसरी बड़ी समस्या थी और उसने उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी। अब आते हैं हम अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान ठीक वैसे ही पुरातन स्थिति, श्रीलंका जैसी ही हमारे साथ कहानी जुड़ी हुई ऐतिहासिक स्थितियों में, ऐतिहासिक उदाहरणों में। गांधार का आप नाम सुने हैं, जो गांधार से जुड़ता है। गांधारी का आप नाम जानते हैं, जिसमें शकुनी आते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा कि अफगानिस्तान की कमोबेश स्थिति श्रीलंका से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका है समुद्र के बीचों बीच स्थित टापू और अफगानिस्तान है लैंडलॉक्ड भूमि। लैंडलॉक्ड भूमि वो होती है जिसके चारों ओर किसी भी तरीके के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, समुद्री रास्ते की व्यवस्था नहीं होती है, कोई पोर्ट या कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती जिससे जहाज़ों का आवागमन हो, जिससे उसका व्यापार चल सके। उसे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। सामान्यतः अफगानिस्तान पाकिस्तान पर निर्भर करता है। इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक ही लोकल सिचुएशन होने की वजह से आपस में उनमें बनती भी है, एक ही तरीके की सोच है। सिंपली कहें तो कुरान, शरीयत, इन सब पर चलने वाला देश, और सबसे बड़ी बात है उदारीकरण से एकदम विमुख, कोई उदारता नहीं, किसी तरह की कोई स्थिति नहीं। अफगानिस्तान में जो धार्मिक उन्माद है, जिस तरीके की धार्मिक स्थिति है, जैसे भी तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया, अगर आप वो याद करें तो आपको समझ में आएगा कि अफगानिस्तान की इस समय स्थिति क्या है। जीने खाने को मुहाल। क्यों? क्योंकि कृषि की व्यवस्था पर आधारित अफगानिस्तान में कृषि के नाम पर सिर्फ अगर कुछ होता है तो वो है सिट्रिक फूड। खासकर जितने भी फल फूल हैं, सूखे मेवे हैं, आपने काबुली वाला चना, काबुली वाले की कहानी ये सब सुनी होगी, ये सब जानते होंगे। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ सूखे मेवे के लिए अफगानिस्तान बहुत अच्छी तरीके से पूरे विश्व में विख्यात है, जाना जाता है। काजू, किशमिश, मेवे, यहाँ तक कि अनार। सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पर दो चीज़ें, जिसमें केसर और ओपियम। एक तरफ केसर, हम सब जानते हैं कि दूध में मिला के पीने में बहुत अच्छा लगता है केसर, मिठाइयों के ऊपर छिड़का जाता है केसर, और केसर बहुत महंगा होता है। दूसरी तरफ ओपियम। ओपियम निश्चित तौर पे अफीम होता है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि मेडिसिन में उसकी कितनी ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ों पर आधारित है अफगानिस्तान की कृषि व्यवस्था। और हालात क्या है? $72 बिलियन का देश, छोटी सी इकॉनमी, और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बिगड़ चुकी है कि जिससे निकल पाना अफगानिस्तान के लिए बहुत दुर्गम है। और ये आज की घटना नहीं है, अफगानिस्तान की समस्या आज से नहीं है। पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक और जो स्थितियां वहाँ की कृषि की है वो सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और वहाँ पर कुछ भी बनने की स्थिति में अब नहीं दिख रहा है। यानी अगर आपके अगल बगल के देश स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपके बगल का कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हामिद करज़ई का नाम आपको याद होगा। हामिद करज़ई 2000 के समय में या 2002 के समय में लगभग वहाँ के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अशरफ घानी आते हैं और इन दोनों के बाद अमेरिका से जो युद्ध चल रहा होता है 20 साल का, 2000 से लेकर 2020 तक, वो करीब करीब खत्म हो जाता है इस समझौते के साथ कि वहाँ पे तालिबान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है और अमरुल्लाह सालेह, दानिश, हसन अखुंद, इस समय हसन अखुंद हैं राजसत्ता को संभाले हुए। तो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है अफगानिस्तान इस समय। और अफगानिस्तान श्रीलंका के हालात के बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी कमोबेश वही स्थिति है। वहां भी किस तरीके से सत्ता पलटी, किस तरीके से सत्ता गिरी और कैसे क्या हुआ। जब भी अनस्टेबल कोई देश होगा, उस देश में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी। उसकी आर्थिक व्यवस्था गिर रही होगी, दूसरी वहां पर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि कायदे की नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों से दो चार हो रहा है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान की स्थिति में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय वहां पर जनसंख्या 24 करोड़ है और 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इलाका है। लेकिन अगर उसके पैसे की बात करें तो सिर्फ 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। कहने के लिए 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, लेकिन जो इस समय दाने दाने को पैसे पैसे के लिए मोहताज है पाकिस्तान, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा।
वहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं पाकिस्तान में, और वो अमेरिका की ओर एक तरीके से कहें तो मुंह मोड़े खड़ा है। अगर अमेरिका सहायता नहीं करता है तो चाइना की तरफ देखता है, यानी चाइना और अमेरिका अगर सहायता करें तो पाकिस्तान कहीं जाकर खड़ा होता है। मैं इसी से जुड़ा हुआ भारत की ओर आता हूं। अगर भारत की तरफ आप आते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर भारत में भी आप हिंदू राष्ट्र या हिंदुइज्म के बल पर करना चाहते हैं कुछ, तो स्थितियां कैसे खराब हो सकती हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या, अगर आप 80-90 करोड़ हिंदुइज्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी चाहते हैं तो आपको समस्या आनी है। ये तय मानिए कि 40 करोड़ जो अदर देन हिंदू हैं वो आपके देश के भीतर कैसे व्यवस्थित हो पाएंगे अगर उनके लिए आप कुछ नहीं करना चाहेंगे। ठीक, आप इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी को देखिएगा तो 400 से ज्यादा सांसदों को लेकर के अगर वो पार्टी बना करके बैठी हुई है और उसमें एक भी चेहरा, एक भी नुमाइंदा मुस्लिम नहीं है, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो करीबन 30 करोड़ से 35 करोड़ के लगभग है, उस जनसंख्या का कोई अगर नुमाइंदा नहीं है तो देश के भीतर बैठे हुए क्या सोच रहा होगा, उसकी परिस्थितियां उसके लिए कैसे विकट होंगी। ये सारी परिस्थितियां भारत के लिए खिलाफ हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है उसकी बात करें, कैसे हम बार बार बात कर रहे हैं अडानी और अंबानी की कि सिर्फ 2 ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिनको सहायता की जा रही है, सहायता पहुंचाई जा रही है, और उनसे पार्टियों को जीतने, पार्टियों को तोड़ने और इस तरह की व्यवस्था फैलाई जा रही है पूरे देश में। अगर एक पार्टी सिस्टम हो भी जाए तो क्या आप चाइना की ओर जा रहे हैं? अगर व्यवस्था बिगड़ जाए तो क्या आप श्रीलंका की तरह बनना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा बनना चाहते हैं? और अपने देश में अगर आप नुकसान करके बैठे हैं, एक बहुत साधारण सी बात है कि अगर व्यक्ति का शरीर कमजोर है या वो अपने आप को कमजोर करके बैठा है तो बाहरी आक्रमणों से वो कैसे अपने आप को निपटाएगा और कैसे निपटेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने देश के लिए। तो निश्चित तौर पे इस समय बहुत जरूरी है ध्यान देना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और उसके बाद बांग्लादेश, इन सब देशों की कमोबेश स्थिति कैसी है। भारत इस समय 3 तरफ से वैसे ही चीन से जूझ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ तिब्बत बॉर्डर, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, चौथी तरफ अगर समुद्री एरिया में कहीं श्रीलंका के ऊपर चीन ने कोई कब्जा कर लिया या कोई ऐसा कॉलोनियल स्टेट बना लिया जहां पर और अपना कोई बेस तैयार कर लिया, तो फिर आप चारों तरफ से चाइना से घिरे रहेंगे। इसीलिए जरूरत है उस नाटो संगठन की जो माना जा रहा है कि दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण चीन सागर की तरफ बनाया जाए, और ताकि उन देशों को मिला करके एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जैसा कि यूरोप में नाटो काम करता है। यह सब बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा नेपाल की, बांग्लादेश की और भारत की। देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।